Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about section 3 to 7 which are very important for the pre point of view in all the judiciary examination. तो आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 3 के बारे में। तो मैं पहले बैक लैंग्वेज पढ़ूंगी और समझाती चलूँगी। तो सेक्शन 3 in itself says सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स वो अपने आप में ही बता रहा है कि कौन से कोर्ट किसके सबॉर्डिनेट होंगे। तो सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट जो है सेक्शन 3 में दिया है। हालांकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं जो कि ग्रेड इन्फीरियर हैं, ठीक है, ग्रेड इन्फीरियर कोर्ट्स जितनी भी हैं सिविल कोर्ट्स, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेशन में है, जो आपको चार्ट में दिख रहा है। एंड सेकेंडली, जितने भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज हैं वो सबॉर्डिनेशन में है टू द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो बहुत सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑब्वियस सी बात है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेशन में। मगर उसके नीचे भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी दो कोर्ट्स हैं जो कि ग्रेड इन्फीरियर कोर्ट है और एक स्मॉल कॉज कोर्ट है, ठीक है। दोनों ही कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में, मगर हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में स्मॉल कॉज कोर्ट भी आता है डायरेक्टली, ठीक है। तो मतलब मेनली बात ये कि दोनों ही कोर्ट की अथॉरिटी है, दोनों ही कोर्ट जो है सुपीरियर है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, टू दी स्मॉल कॉज कोर्ट्स, ठीक है। और इन केस ऑफ ग्रेड इन्फीरियर कोर्ट ओनली द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सुपीरियर, ओके। तो ये चार्ट ही याद रख लेना बस। सुप्रीम कोर्ट की उसमें कोई बात नहीं हुई है, वो तो कोर्ट है ही सुप्रीम। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है सेक्शन 4 सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब होता है कि एक तरह से कि अगर इन केस सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है तो क्या होगा। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, ठीक है। तो in the absence of any specific provision to the contrary, ठीक है, अगर in the absence of किसी भी specific provisions to the contrary, nothing in this code, कुछ भी इस कोड में जितने भी सेक्शन है वो shall be deemed to limit or otherwise affects any special या local law, ठीक है। कोई भी अगर प्रोविजन जो है सीपीसी का वो लिमिट करता है, इफेक्ट करता है कोई भी स्पेशल या लोकल लॉ को, या फिर स्पेशल जुरिस्डिक्शन को, या फिर पावर कन्फर्ड जो की गई है, या फिर स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, इनको अगर सीपीसी लिमिट या अफेक्ट करता है तो वो नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, ठीक है। सीपीसी कोई स्पेशल लोकल लॉ, स्पेशल जुरिस्डिक्शन, पावर कन्फर्ड, स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड, उनको किसी को भी ना लिमिट कर सकता है ना अफेक्ट कर सकता है। फाइन। अगर कोई स्पेशल लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है, स्पेशल पावर के लिए, स्पेशल जुरिस्डिक्शन के लिए, स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर के लिए अगर देता है वो, ठीक है, स्पेशल लॉ पार्लियामेंट ने बनाया और उसमें कोई स्पेशल पावर, स्पेशल जुरिस्डिक्शन, स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर अगर वो देता है कि लॉ, उस लॉ को या किसी भी लॉ को, तो सीपीसी नहीं लागू होगा। इतनी सी बात कहता है बस, ठीक है। कोई स्पेशल लॉज बना देते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट अपना स्पेशल लॉ है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो केस को हर्ड किया जाएगा बाय द कोर्ट, सीपीसी के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड सबसेक्शन पे, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4, जो ये कहता है कि इस पे भी
ये सिर्फ लैंडलॉर्ड और लैंड होल्डर की बात कर रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी प्रोविजन ऑफ दिस कोड लिमिट नहीं कर सकता, अफेक्ट नहीं कर सकता एनी रेमेडी की यहाँ बात हो रही है, जो कि लैंडलॉर्ड या लैंड होल्डर को जो है वो दी जाएगी किसी स्पेशल लॉ में, फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड। ओके, जैसे कि अगर किसी अदर लॉ या स्पेशल लॉ में रेमेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है, की हुई है लैंडलॉर्ड और लैंड होल्डर को रिकवर करने के लिए रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड, तो सीपीसी अप्लाई नहीं होगी। आपको बस सिर्फ इतनी सी ही बात याद रखनी है, इसलिए ये सेक्शन सेविंग्स में आता है। अब हम आते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 जो है एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स, बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल भी है। तो एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड, पहले हम बैर एक्ट से पढ़ते हैं। When any revenue code are governed by the provision of this code in those matter of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी रेवेन्यू कोड, ठीक है, गवर्न है बाय द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, तो उस मैटर में ऑफ प्रोसीजर अपॉन विच कोई भी स्पेशल एनैक्टमेंट अगर एप्लीकेबल है उन रेवेन्यू कोड्स पे, और अगर वो साइलेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देगी जिसमें वो डिक्लेयर करेगी कि कोई भी पोर्शन इस प्रोविजन का जो कि एक्सप्रेसली एप्लीकेबल नहीं है इस कोड से, वो अप्लाई नहीं होगा टू दोज कोड्स एंड shall only apply to them। अगर अप्लाई करना होगा तो सिर्फ मॉडिफिकेशंस के द्वारा ही वो एप्लीकेबल हो सकता है एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। इसने कहा अगर चाहे वो स्पेशल एनैक्टमेंट साइलेंट ही क्यों ना हो, तब भी सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सीपीसी के कोई भी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। ऑल्दो द स्पेशल लॉ साइलेंट हो, मगर सीपीसी डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए पहले स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी कि सीपीसी अप्लाई कर लो, देन प्रोविजन ऑफ सीपीसी जो है वो अप्लाइड किए जाएंगे बाय द रेवेन्यू कोड। ये एक्सेप्शन है, ठीक है, मगर जनरली सीपीसी अप्लाई नहीं हो सकती। अगर अप्लाई करनी है तो स्टेट गवर्नमेंट को मॉडिफिकेशन के थ्रू या फिर नोटिफिकेशन डाल के ही सीपीसी एप्लीकेशन के लिए, सीपीसी का अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। ये इतनी सी बात है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 6 पे, जो कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हम काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में भी पढ़ेंगे आगे थोड़ा डिटेल में। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो एक तरह की अमाउंट इसमें प्रिस्क्राइब होती है कि किस अमाउंट तक के केसेस कोर्ट ले सकता है, ठीक है। ये एक तरह से मतलब कि एक फिक्स कर दी गई है एक अमाउंट की, इतने अमाउंट तक का ही केस जो है ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो लेने की, तो उसको पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। The court provides that a court will have jurisdiction only over those suits, the amount or value of subject matter of which does not exceed the pecuniary limit of its jurisdiction। जैसे कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं उनकी कोई पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, कोई पेक्यूनरी लिमिट्स नहीं है। अगर हम बात करें वहीं पे कोई प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स की, ठीक है, या प्रोविंशनल
जो हमारा आगे भी है स्मॉल कॉज कोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर 1000 रुपीज़ का इनके पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है, 1000 रुपीज़ तक के जो भी केसेस आते हैं, 1000 रुपये तक के जो भी रिलीफ क्लेम किए जाते हैं, उनकी ही इनके पास जुरिस्डिक्शन है, उन्हीं ही सूट को ट्राई करने की इनके पास जुरिस्डिक्शन है अप टू ₹1000 ओनली, ठीक है। बट हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास ऐसी कोई लिमिट्स नहीं है। फाइन, ये सेक्शन 6 था। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 7 पे, जो कि प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स की बात कर रहा है। इसमें क्या है कि एक CPC जो है वो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट जो है वो दे रखी है कि किस किस पे नहीं होगा। CPC shall not apply on the courts, जो कि वो कोर्ट्स जो कि प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स लॉ 1887 के तहत बनी हो, ठीक है, या फिर अंडर ब्रार स्मॉल कॉज कोर्ट्स लॉ 1905 के अंडर बनी हो, या फिर कोई भी कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच सेड एक्ट डज नॉट एक्सटेंड, ठीक है, जो जहाँ पे ये एक्ट एक्सटेंड ही नहीं होता, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट क्लॉज, मतलब फर्स्ट सब सेक्शन। अब इसकी और भी आगे चीज़ें हैं, जैसे कि CPC अप्लाई नहीं होता टू द सूट्स, कुछ सूट्स भी हैं एक्सेप्टेड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ अ कोर्ट और स्मॉल कॉजेज, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इन सच सूट्स, या एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ सेक्शंस भी इसमें आते हैं जिस पे CPC अप्लाई नहीं हो सकता, जैसे सेक्शन 9, सेक्शन 91 एंड 92, सेक्शन 94 एंड 95, ठीक है, या फिर ऑर्डर ऑफ फॉर द अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंजंक्शन, द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द इंटरलक्टरी ऑर्डर रेफर्ड इन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 94, सेक्शन 96 टू सेक्शन 112 एंड 115। तो ये सब सेक्शंस थे जिस पे CPC शैल नॉट अप्लाई ऑन द कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूटेड, वो तो कोर्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूटेड, ये कुछ सेक्शंस हैं जिस पे CPC अप्लाई नहीं होता। तो आज ये हमारा लेक्चर था जो कि कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।